हेलो स्टूडेंट्स, गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ़ यू। तो इटली के एकीकरण के बारे में हम लोग पढ़ रहे थे और उसमें मैंने आपको इटली के एकीकरण के प्रथम चरण के बारे में बताया था कि फर्स्ट फेज़ ऑफ इटालियन यूनिफिकेशन। जैसे वैसे 4 फेज़ माने जाते हैं इटालियन यूनिफिकेशन के। तो पहले फेज़ में मैंने आपको बताया था कि किस तरह से फ्रांस की क्रांति और नेपोलियन के जो प्रयास थे उससे इटली के एकीकरण की तरफ, इटली जो है एकीकरण की तरफ बढ़ा। और फिर मैंने आपको बताया था जो नया पोप बना था उसने जो उदारवादी नीति अपनाई थी और उससे तो मेटरनिक जो ऑस्ट्रिया का चांसलर था वो भी भयभीत हो गया था। और जो पोप पायस 9 था वो जो क्रांतिकारी थे उनके साथ था, वो चाहता था कि इटली का यूनिफिकेशन हो। तो अब जो है इटली के एकीकरण की योजनाएं बननी शुरू हो गई कि भाई इटली के जो अलग अलग राज्य हैं जैसे लोम्बार्डी, विनीशिया, नेस, सेवॉय, नेपल्स, सिसिली, रोम, इनको कैसे जो है एक किया जाए। तो इटली के जो एकीकरण की योजनाएं थी वो किस आधार पर उसका एकीकरण किया जाए, इसको लेकर राष्ट्रवादियों में काफ़ी मतभेद था। जैसे जोसेफ मैज़नी, मैंने आपको बताया था कि मैज़नी, कैवूर और गैरिबाल्डी, ये 3 लोग थे जिन्होंने इटली के यूनिफिकेशन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। तो जो जोसेफ मैज़नी था वो और उसके अनुयायी इटली में गणतंत्रीय शासन प्रणाली की स्थापना करना चाहते थे, ठीक है। और मैज़नी तो इटली के ऐसे राजनीतिज्ञों में से था जिसका मत था कि केवल गणतंत्रीय शासन प्रणाली ही इतालवी लोगों का या इटली वासियों का गौरव लौटा सकती है, कि रिपब्लिकन जो है गवर्नमेंट एस्टैब्लिश होनी चाहिए। हालांकि कुछ राष्ट्रवादी नेता मैज़नी के विचार से सहमत नहीं थे। वो तो ये चाहते थे कि पोप के अधीन एक संघीय राज्य की स्थापना होनी चाहिए। देयर शुड बी ए फेडरल गवर्नमेंट अंडर द लीडरशिप ऑफ पोप। जैसे पोप पायस 9, मैंने आपको बताया था कि किस तरह से उसने जो है क्रांतिकारियों का सहयोग किया था और बहुत से बंदियों को उसने रिहा भी कर दिया था, जो कि प्रतिक्रियावादी नीति के तहत जिनको बंदी बना लिया गया था। तो ये जो योजना थी पोप के तहत एक संघीय राज्य की स्थापना की, इस योजना को जियोबर्टी नामक एक व्यक्ति जो है अंजाम दे रहा था। तो उसने इसके बारे में लिखा था। लेकिन हालांकि पोप ने अपने राज्य में काफ़ी सुधार भी किए और संपूर्ण इटली में वो लोकप्रिय भी हुआ पोप पायस 9। लेकिन कुछ समय बाद वो प्रतिक्रियावादी बन गया, वो भी रिएक्शनरी बन गया, क्योंकि जब सत्ता ज़्यादा आ जाती, जब सत्ता बहुत ज़्यादा हो जाती है तो फिर वो नुकसानदायक होती है। तो वो आम जनता की सहानुभूति खो बैठा जो पोप था। और पीडमोंट और सार्डिनिया, मैंने आपको बताया ये जो 2 राज्य थे, उनके नेतृत्व में सभी रियासतों को एकता के सूत्र में बांधकर एक संवैधानिक राष्ट्रीय सरकार की स्थापना की गई। 1848 के पश्चात, 1848 में जब क्रांति हुई फ्रांस में और यूरोप के अन्य देशों में जब क्रांति हुई, तो उसके पश्चात जिस वीरता से पीडमोंट ने चार्ल्स एल्बर्ट के नेतृत्व में ऑस्ट्रिया के विरुद्ध युद्ध किया, उससे जो है इटली की जनता प्रभावित हुए बिना नहीं रह सकी। तो आगे चलकर जो है चार्ल्स एल्बर्ट ने जो पीडमोंट का शासक था उसने इटली के एकीकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। तो ये तो मैंने बात की इटली के एकीकरण की योजनाएं। अब हम बात करते हैं 1848 में जो फ्रांस में क्रांति हुई। फ्रांस में कोई एक क्रांति नहीं हुई, एक 1789 में हुई, एक 1830 में हुई, एक 1848 में हुई। क्योंकि पहले तो राजतंत्रीय शासन समाप्त हो गया, फिर नेपोलियन का शासन रहा, लेकिन बाद में फिर जो है राजतंत्रीय शासन पुनः स्थापित हो गया था फ्रांस में, ठीक है ना। तो 1848 की जो फ्रांसीसी क्रांति हुई उसने इटली को काफ़ी प्रभावित किया और इटली में भी राष्ट्रीय आंदोलन आरंभ हो गया।
इटली के राष्ट्रवादियों का क्या उद्देश्य था? उनका उद्देश्य था उदारवादी और संवैधानिक प्रशासन लागू करना और इटली का एकीकरण करना। और आप ये देखिए कि पीडमोंट, टस्कनी और पोप का जो राज्य था, वहाँ पे संविधान के निर्माण की मांग शुरू हो गई और मार्च 1848 तक इन तीनों राज्यों में संवैधानिक राजतंत्र की स्थापना हो गई, यानी कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की इस्टेब्लिश हो गई, कॉन्स्टिट्यूशन बन गया। 1848 में जब यूरोप के विभिन्न देशों में, फ्रांस में और ऑस्ट्रिया में क्रांति हुई, तो क्रांति से भयभीत होकर ऑस्ट्रिया का जो चांसलर था मेटरनिक, वो भी ऑस्ट्रिया छोड़कर भाग गया। जब मेटरनिक ने ऑस्ट्रिया छोड़ दिया तो इटली वासियों में एक नया जोश उत्पन्न हुआ। वो इस बात से सहमत हो गए कि इटली से ऑस्ट्रिया का प्रभुत्व समाप्त होना चाहिए। मैंने आपको पिछली क्लास में मैप में बताया था कि किस तरह से इटली और ऑस्ट्रिया की बाउंड्री आपस में लगती थी और नॉर्दर्न इटली पर, खासकर उत्तरी इटली पर ऑस्ट्रिया का कितना प्रभाव था। ऑस्ट्रिया के जो हैब्सबर्ग शासक थे उन्होंने बहुत से राज्यों को अपने अधीन कर लिया था। तो सभी इस बात से सहमत हो गए कि ऑस्ट्रिया के प्रभाव से इटली को मुक्त होना चाहिए। तो जब ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना में क्रांति आई तो फिर उसकी सूचना पाकर मिलान के जो क्रांतिकारी थे उन्होंने विद्रोह कर दिया ऑस्ट्रिया के खिलाफ। वेनिस में भी जो लोग थे उन्होंने ऑस्ट्रिया के प्रभुत्व को समाप्त करने का निश्चय कर लिया। पार्मा और मोडेना के राजा भी देश छोड़कर भाग गए। जब इस तरह से क्रांतियाँ हुई ना यूरोप के विभिन्न देशों में, तो जो प्रतिक्रियावादी शासक थे वो अपना अपना क्षेत्र छोड़कर भाग गए और इटली अब सभी प्रकार के विचारधाराओं के लोग इटली में ऑस्ट्रिया के विरुद्ध युद्ध करके और उसकी अधीनता से स्वतंत्र होने के लिए सोचने लगे। मतलब इटली में जितने भी लोग थे, जितनी भी विचारधाराओं के लोग थे, उनका ये मानना था कि ऑस्ट्रिया से उन्हें मुक्ति प्राप्त होनी चाहिए। और इसी समय कावूर जो एक राष्ट्रवादी था, मैंने आपको बताया था मैजनी गैरिबल्डी कावूर जो एक राष्ट्रवादी था, उसने ये बात कही थी कि सार्डिनिया के राज्य के लिए निर्णय का एक महान निर्णय का अवसर आ गया सार्डिनिया के राज्य के लिए। अब वो ये समझता था कि सार्डिनिया के नेतृत्व में इटली का एकीकरण होना चाहिए। तो सार्डिनिया के सम्राट ने जब ये अपील सुनी कि कैवूर ये कह रहा है कि संपूर्ण राष्ट्र का ये कर्तव्य है कि अब ऑस्ट्रिया के खिलाफ युद्ध छेड़ा जाए, ऑस्ट्रिया की अधीनता से अगर मुक्त होना चाहते हैं तो ऑस्ट्रिया से युद्ध करना होगा। तो सार्डिनिया के सम्राट चार्ल्स एल्बर्ट ने इस अपील को पढ़ा और उसने जो है अब ये मन बना लिया कि वह ऑस्ट्रिया के खिलाफ युद्ध करेगा और उसने युद्ध की घोषणा भी कर दी। तो ऐसे में इटली के जो अन्य राज्य थे जैसे मिलान, पार्मा, मोडेना, उन्होंने भी पीडमोंट की सहायता करने की घोषणा की। यानी अब ये सोच लिया गया कि अब जो है पीडमोंट के नेतृत्व में इटली का एकीकरण होना चाहिए। तो पोप, टस्कनी और नेपल्स की जनता ने पहले तो ऑस्ट्रिया के खिलाफ युद्ध में आनाकानी की, लेकिन बाद में वो जनता के दबाव में वो भी पीडमोंट के साथ खड़े हो गए और जब युद्ध हुआ तो पीडमोंट को काफ़ी स्थानों पर विजय हासिल हुई। ऑस्ट्रिया को कई स्थानों पर हार का सामना करना पड़ा, लेकिन इटली की जो ये आप ये कह लो कि सफलता थी, ये बहुत ही अल्पकालिक सिद्ध हुई, क्योंकि पोप जो था, जो कि पहले ही आनाकानी कर रहा था, वो फिर कैथोलिक के विरोध से वो पीछे हट गया युद्ध से। और जिससे क्या हुआ कि चार्ल्स एल्बर्ट जो है युद्ध में अकेला पड़ गया, उसे ऑस्ट्रिया के साथ संधि करनी पड़ी, संधि की बहुत शर्तों पर उसे हस्ताक्षर करने पड़े। तो इससे क्या हुआ कि लोम्बार्डी और वेनेशिया पर ऑस्ट्रिया का पुनः अधिकार स्थापित हो गया। दूसरी ओर मैजनी जो चला गया था इटली से, वो वापस इटली लौट आया जब क्रांति की खबर उसे पता लगी और अब उसने उसके नेतृत्व में इटली का नेतृत्व उग्र गणतंत्रवादी दल ने संभाल लिया।
और अब जो है उसने ये कहा कि चार्ल्स एल्बर्ट तो कमज़ोर निकला और पोप पायस नवम अस्थिर सिद्ध हुआ। मतलब पहले वो राष्ट्रवादियों के साथ था, फिर राष्ट्रवादियों के खिलाफ हो गया, युद्ध से पीछे हट गया, पीडमोंट का साथ दे रहा था वो पीछे हट गया, चार्ल्स एल्बर्ट भी कमज़ोर निकला। तो उसने कहा कि अब सर्वसाधारण को युद्ध करना चाहिए। तो क्या हुआ, 1849 को जो मैज़िनी था, मैज़िनी के नेतृत्व में एक सेना ने युद्ध किया जिसमें वो सेना पराजित हो गई और चार्ल्स एल्बर्ट ने राजगद्दी त्याग दी। चार्ल्स एल्बर्ट के स्थान पर उसका जो पुत्र था विक्टर इमैनुअल, वो इटली का नया मतलब वो इटली का पीडमोंट का नया सम्राट बना। यानी अब पीडमोंट का जो सम्राट था वो चार्ल्स एल्बर्ट नहीं था बल्कि विक्टर इमैनुअल था। 1849 में वेनिस पर भी ऑस्ट्रिया का अधिकार स्थापित हो गया। तो इस प्रकार इटली में अब ऑस्ट्रिया का शासन पुनः स्थापित हो गया और मैज़िनी और गैरिबल्डी जैसे जो राष्ट्रवादी थे उनको देश छोड़कर भागना पड़ा। तो देखिए, ये जो मैंने आपको बातें बताई हैं ये इटली के एकीकरण का प्रथम चरण था, ये सबसे लंबा था। इसके बाद जो दूसरा चरण है उसमें पीडमोंट के अधीन इटली के एकीकरण की हम बात करेंगे। तो देखिए, पहले चरण में इटली का एकीकरण पूरा नहीं हो सका। नेताओं के आपसी मतभेद के कारण इटली को काफ़ी हानि उठानी पड़ी, मुश्किलों के दौर से गुजरना पड़ा और ऑस्ट्रिया ने हमेशा से इटली के एकीकरण का विरोध किया। तो अब हम बात करते हैं कैवूर और पीडमोंट के बारे में। तो देखिए, 1852 को पीडमोंट का प्रधानमंत्री बना कैवूर, ठीक है। शासक तो मैंने आपको बता दिया, विक्टर इमैनुअल जो है पीडमोंट का शासक था, उसने कैवूर को अपना प्रधानमंत्री बनाया और कैवूर के प्रधानमंत्री बनते ही इटली के एकीकरण का कार्य आरंभ हो गया। अब यूनिफिकेशन जो है शुरू हो गई इटली की। इटली को एकता के सूत्र में बांधने के लिए पीडमोंट की गृह नीति का कैवूर ने सुधार किया। उसे पता था कि अगर इटली का एकीकरण संभव होगा तो वो ऑस्ट्रिया के साथ युद्ध के बिना संभव नहीं होगा, युद्ध तो उसे ऑस्ट्रिया से करना पड़ेगा। तो उसने युद्ध की तैयारी शुरू कर दी। एक तो आर्थिक रूप से पीडमोंट को उसने शक्तिशाली बनाने का प्रयास किया। उसने गिरजाघरों की भूमि पर टैक्स लगा दिया, ठीक है। बहुत से जो युद्ध में बाधा उत्पन्न करने वाले जो तत्व थे उन तत्वों को नष्ट किया। उसने नए नए दुर्गों का निर्माण किया, पुराने दुर्गों की मरम्मत करवाई। मतलब एक तरह से उसने युद्ध की तैयारी शुरू कर दी। विशाल सेना भर्ती की उसने, लगभग 90,000 सैनिकों को उसने भर्ती किया और जनरल ला मार्मोरा के अधीन उसने इस सेना का निर्माण किया। तो जल्दी ही कैवूर के नेतृत्व में इटली मतलब पीडमोंट एक शक्तिशाली राज्य के रूप में परिवर्तित हो गया और उसने विदेश नीति में भी परिवर्तन किए। आप जानते हो कि वो इटली का एकीकरण करना चाहता था, तो इसके लिए वो ऑस्ट्रिया के प्रभाव से मुक्त होना चाहता था। ऑस्ट्रिया के प्रभाव से मुक्त होने के लिए उसने फ्रांस के साथ जो है गठजोड़ करना शुरू कर दिया। फ्रांस का जो उस समय शासक था नेपोलियन तृतीय था, तो वो नेपोलियन तृतीय भी इसी विचारधारा का था, वो राष्ट्रवादियों का समर्थक था। तो कैवूर ने क्या किया कि फ्रांस के शासक का विश्वास प्राप्त कर लिया, फ्रांस को अपने साथ ले लिया उसने और फ्रांस और इंग्लैंड की सहायता से वो ऑस्ट्रिया को इटली से बाहर निकालना चाहता था। अब आप समझो कैवूर ने किस तरह से कूटनीति अपनाई। वो पता उसको मालूम था कि वो अकेला रहकर, अकेला पीडमोंट इटली का एकीकरण नहीं कर पाएगा क्योंकि ऑस्ट्रिया के साथ युद्ध करना पड़ता और ऑस्ट्रिया उस समय काफ़ी शक्तिशाली था। बेशक जो मेटरनिक ऑस्ट्रिया छोड़कर भाग गया था, लेकिन बाद के जो शासक थे वो इतने शक्तिशाली थे कि वो इटली से प्रभुत्व अपना हटाना नहीं चाहते थे। तो कैवूर ने फ्रांस और इंग्लैंड की सहायता से इटली का एकीकरण पूरा करना चाहा और ऑस्ट्रिया के साथ युद्ध करना चाहा। तो युद्ध का उसे एक अवसर मिला। क्या हुआ, यूरोप में एक युद्ध हुआ जिसको
बोला जाता है क्रीमिया का युद्ध। अब ये जो क्रीमिया का युद्ध था ये किसके बीच में हुआ था? इट वॉज ए रसो तर्किश वॉर, यानी रशिया और तुर्की के बीच में ये वॉर शुरू हुआ था। ठीक है, ये 1854 में शुरू हुआ ये युद्ध, क्रीमिया का युद्ध। तो ये बहुत अच्छा अवसर था। क्या था इस युद्ध में? इंग्लैंड और फ्रांस तुर्की के साथ थे, रूस के खिलाफ थे। यानी इंग्लैंड और फ्रांस रूस के खिलाफ तुर्की का साथ दे रहे थे। अब काबूर ने देखा कि इंग्लैंड और फ्रांस एक तरफ है और दूसरी तरफ रूस है, और किसके लिए? तुर्की के लिए। तो बेशक तुर्की में जो उस समय शासन था, उस शासन से इटली जो है या इटली की विचारधारा नहीं मिलती थी, लेकिन क्योंकि इंग्लैंड और फ्रांस तुर्की का साथ दे रहे थे रूस के खिलाफ, इसलिए पीडमोंट ने भी यानी विक्टर इमैनुअल ने भी सपोर्ट किया कैबूर को। कैबूर ने कहा कि हम इंग्लैंड और फ्रांस का साथ देंगे। किसके खिलाफ? रूस के खिलाफ। किसका साथ देंगे? तुर्की का। रूस और तुर्की का क्रीमिया को लेकर युद्ध शुरू हो गया था। तो उस युद्ध में इंग्लैंड और फ्रांस ने तुर्की का साथ दिया रूस के खिलाफ। पीडमोंट भी रूस के खिलाफ इंग्लैंड और फ्रांस का साथ देना चाहता था। तो इस तरह से ऐसा डिसाइड कर लिया गया 1854 में काबूल द्वारा कि 18,000 सैनिक रूस के विरुद्ध उसने क्रीमिया भेज दिया। अब क्या हुआ? इस युद्ध में मित्र राष्ट्रों की सेना जीत गई, यानी इंग्लैंड, फ्रांस और इटली यानी पीडमोंट की जो संयुक्त सेना थी उसने रूस को पराजित कर दिया। इसके बाद क्या हुआ? एक सम्मेलन हुआ पेरिस में, फ्रांस की राजधानी पेरिस में मित्र राष्ट्रों का सम्मेलन हुआ। इसमें कैबूर को भी इनवाइट किया गया और कैबूर ने इस सम्मेलन में ऑस्ट्रिया की आलोचना की। अब समर्थन मिल गया। देखिए, इंग्लैंड और फ्रांस का पीडमोंट को समर्थन मिल गया और अब पीडमोंट एक शक्तिशाली राज्य में उसकी गिनती हो गई। और एक विद्वान ने तो इस सम्मेलन की सफलता के बारे में लिखा है कि क्रीमिया की कीचड़ से इटली का जन्म हुआ। ये बहुत महत्वपूर्ण एक नारा दिया था कि क्रीमिया की कीचड़ से इटली का जन्म हुआ। क्रीमिया में जो जिस तरह से पीडमोंट ने क्रीमिया के युद्ध में फ्रांस और इंग्लैंड का साथ दिया, ये बहुत महत्वपूर्ण रहा। और काबूर के इन कार्यों से उदारवादियों ने भी उसका समर्थन करना आरंभ कर दिया। अब क्या हुआ? अब पेरिस सम्मेलन में फ्रांस के शासक नेपोलियन तृतीय ने इटली के प्रति सहानुभूति दिखाई। तो अब नेपोलियन ने इटली की स्वतंत्रता के लिए कैबूर का साथ देने का वचन कर लिया। तो 22 जुलाई 1858 को नेपोलियन तृतीय और कैबूर ने प्लम्बायर्स नामक स्थान पर एक संधि की और दोनों ने एक दूसरे का साथ देने का वचन दिया। और एक गुप्त संधि के तहत, मतलब पीडमोंट और फ्रांस के शासक के बीच में गुप्त संधि हुई, जिसमें पीडमोंट को ऑस्ट्रिया के विरुद्ध 2 लाख सैनिक देने का निर्णय कर लिया गया कि अब 2 लाख सैनिक जो है नेपोलियन तृतीय पीडमोंट की सहायता के लिए ऑस्ट्रिया के खिलाफ देगा। और संधि में ये भी कहा गया कि निस और सेवाय के जो प्रदेश हैं वो भी फ्रांस को दिए जाएंगे, और साथ ही जो विक्टर इमैनुअल की पुत्री थी उसका विवाह भी नेपोलियन तृतीय के भाई से किया जाएगा। तो इस प्रकार से अब जो फ्रांस के साथ संधि करने के पश्चात कैबूर ने अपनी सेनाओं को ऑस्ट्रिया की सीमा पर एकत्रित करना शुरू कर दिया। इधर ऑस्ट्रिया ने भी 1859 में पीडमोंट के विरुद्ध युद्ध की घोषणा कर दी और इस अवसर पर काबूल ने कहा था कि अब हम पासा उलट गया है, हम इतिहास बनाने जा रहे हैं। तो अनेक युद्धों में ऑस्ट्रिया पराजित हुआ और उस समय ऐसा प्रतीत हुआ कि अब इटली का एकीकरण संपूर्ण हो जाएगा। लेकिन अचानक ही
11 जुलाई को फ्रांस युद्ध से अलग हो गया और उसने ऑस्ट्रिया के साथ संधि कर ली। यह अजीब सी घटना हुई और विला फ्रैंका की संधि के अनुसार फ्रांस ने कैबूर के बिना ही ऑस्ट्रिया के साथ एक समझौता कर लिया। ये विला फ्रैंका की संधि थी जो कि 1854 में हुई थी, जुलाई 1854 में। और इस समझौते के अनुसार लोम्बार्डी का जो क्षेत्र है वो तो पीडमोंट को दे दिया गया, यानी एक क्षेत्र तो मिल गया जो ऑस्ट्रिया के अधीन होता था। लोम्बार्डी का क्षेत्र वो पीडमोंट को मिल गया, लेकिन वेनेशिया का जो प्रदेश था वो ऑस्ट्रिया के पास ही रहने दिया। मध्य इटली के प्रदेश उनके शासकों को लौटा दिए गए और यूरिक की संधि के द्वारा इन शर्तों को स्थायी रूप प्रदान कर दिया गया। यानी अब क्या हुआ कि इस युद्ध के पश्चात कैबूर के प्रयत्नों से कम लोम्बार्डी तो मतलब इटली में रह गया। ऑस्ट्रिया को वेनेशिया जो है उसके पास मिल गया। तो बाकी फिर हम नेक्स्ट जो अगला चरण है वो फिर हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे।